नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पानी के रास्ते हैं जहाँ से हम अपने जहाज़ों को ले जा सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं। तो हमने अब तक नेचुरल वाटरवे पढ़े हैं जो कि अलग अलग एरिया में हैं और इंटरनली एक दूसरे एरिया को कनेक्ट करते हैं। आज हम इंटरनल वाटरवे ही पढ़ रहे हैं, यानी कि आंतरिक मार्ग ही पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल नहीं पढ़ रहे हैं। पर इसमें हम आज मैन मेड रूट पढ़ रहे हैं, यानी कि आदमियों ने जो रास्ते खुद बनाए हैं। देखो, इसमें पहला रास्ता बनाया गया है, वो है सुएज़ नहर, सुएज़ कैनाल। ये कहाँ पे है? ये है आज के मिस्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस वाटरवे की, क्योंकि पूरे यूरोप को और एशिया को, मतलब पूरी दुनिया को ये जोड़ता है, ये मान लो आप। ठीक है, तो यूरोप और एशिया वाला पूरा पार्ट इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। अब देखो, पहले के टाइम पे क्या था, पहले हमें अगर कोई व्यापार करना है तो हमें अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से, अफ्रीका के नीचे ये जो जगह है इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे केप टाउन नाम की जगह भी है। तो इस केप टाउन के नीचे से होते हुए हमें पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के तब जाना पड़ता था, और तब जाकर कहीं हम कहाँ पहुँचते थे? यूरोप में पहुँचते थे। तो कितना लंबा रास्ता था ये। फिर जिस समय पे अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी व्यापार करने में। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे पैसे खर्च किए, और जो ये इजिप्ट नाम की कंट्री है, मिस्र भी बोलते हैं जिसे, मिस्र ने और अंग्रेजों ने मिलकर या यूरोप की और भी कंट्रीज ने मिलकर रास्ता बनाने की बात सोची, और ये सुएज़ कैनाल बनाई गई। अब ये नहीं कि पूरी नहर ही खुद बनाई है इन्होंने, पहले से नहरें थी यहाँ पे। ठीक है, उनको जोड़ने का काम किया गया, उनको गहरा किया गया, बिल्कुल अच्छे से उनको मैनेज किया गया। तो बहुत सारे यहाँ पे पैसे खर्च किए गए और एक रास्ता बना दिया गया जिसे कहा जाता है सुएज़ कैनाल। अब ये कहाँ से होकर गुजरता है? ये गुजरता है मिस्र से होकर। तो जब हम पहले के टाइम पे नीचे अफ्रीका से होते हुए जाते थे, तो यहाँ पे लगभग 8,000 किलोमीटर हमें और दूरी तय करनी पड़ती थी। अब खुद देख लो, अब अगर इस रास्ते से हम अगर इस नहर से जाएंगे सीधे सीधे यूरोप में, तो कितनी जल्दी पहुँच जाएंगे, और अगर हम नीचे से जाएंगे तो कितना लंबा रूट पड़ेगा हमें। तो आपको बात ये याद रखनी है कि इससे कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई? 8,000 किलोमीटर की दूरी। आपसे पूरा बड़ा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सुएज़ नहर क्या है, ये बताओ। तो आपको बताना है कि सुएज़ नहर एक ऐसी नहर है जो कि एशिया और यूरोप के ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस नहर ने अफ्रीका के नीचे से होकर जाने वाले रास्ते की लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी को कम किया है। और इसी की वजह से अंग्रेज व्यापार में बहुत आगे निकल गए थे, इसीलिए इसे लाइफलाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी कहा जाता है। तो जो अंग्रेजों ने इतना बड़ा व्यापार बनाया अपना, तो उसमें इस सुएज़ नहर का भी बहुत बड़ा रोल था। अब देखो, ये जो रूट है, इस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश बसे हुए हैं, यानी यहाँ पे इस रास्ते पे बहुत घनी आबादी है। इतना मेन ये रास्ता है। अब इस रास्ते से व्यापार होता है, बहुत पुराने टाइम से होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ ट्रेड ज़्यादा है। अब इसमें देख लो कौन कौन सा एरिया जुड़ता है इससे। ये मिस्र में है, और मिस्र बीच में पड़ता है, और मिस्र से हम यूरोप भी निकल सकते हैं, और एशिया भी निकल सकते हैं, और अफ्रीका तो है ही बिल्कुल पास में। तो तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये सुएज़ नहर बनाई गई है। और एक और रास्ता, अगर देखो आप यहाँ से सीधे आओगे एशिया की तरफ, तो एशिया के नीचे से होते हुए हम कहाँ जा सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं। तो इस मैप को आप अच्छे से देखो, सुएज़ कैनाल जो है वो चार चार महाद्वीप को जोड़ रही है। तो व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, इसको अच्छे से याद करना, सारी चीज़ों को समझना। मिस्र में पड़ता है, ऊपर की तरफ जाओगे तो यूरोप में चले जाओगे। ठीक है, इधर नीचे की साइड आओगे तो अफ्रीका है, ईस्ट की साइड चलोगे तो एशिया में पहुंच जाओगे, और एशिया के नीचे से अगर जाओगे तो आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे। तो इन चारों महाद्वीपों का, चारों कॉन्टिनेंट्स का ट्रेड संभालने का काम सुएज़ कैनाल करती है। तो बहुत बिजी रूट है ये, यहाँ पे बहुत सारे जहाज चलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजिएस्ट रूट है ये। अब देखो, इसमें पोर्ट कौन कौन से ये पता होना चाहिए हमें। अब यूरोप में जो जो आपने फेमस नाम सुने हैं, तो यूरोप के कुछ मेन पोर्ट्स देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम वेस्ट साइड से देखें तो इंग्लैंड का पोर्ट आएगा लंदन, लंदन के बाद आएगा लिस्बन, लिस्बन के बाद है नेपल्स। ये तीनों यूरोप में मेन इसके पोर्ट हैं, यानी कि ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पे जहाज रुकते हैं और वहाँ से सामान इधर उधर लाया ले जाया जाता है। तो व्यापार करने में मैंने आपको बताया सबसे ज़रूरी होते हैं पानी के रास्ते। जहाज़ों में ही सामान भर भर कर एक देश से दूसरे देश में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो यूरोप में भी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुएज़ नहर। तो जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे बड़ा रोल इस नहर का है। यूरोप साइड कौन से तीन पोर्ट याद रखने हैं आपको? लंदन, लिस्बन और नेपल्स। अब देखो ईस्ट की साइड, यानी हमारे वाले एरिया में आ जाओ। सबसे पहला पोर्ट यहाँ पे मेन पड़ता है अदन।
अदन के बाद पाकिस्तान में कराची, फिर अपने यहाँ पे भारत में मुंबई है, चेन्नई है और उधर नीचे से होते हुए उधर कोलकाता है। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आप देख सकते हो कितने डेवलप पोर्ट हैं ये। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ से जो व्यापार होता है भारत का, जो सामान दूसरे देशों में जाता है, ठीक है, वो इन्हीं पोर्टों के जरिए जाता है और इसी रूट से जाता है। तो हम जो भी चीज़ें यूरोप में भेजते हैं और अफ्रीका वगैरह में भेजते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं। कोलकाता के बाद देखो रंगून है। अब रंगून के बाद देखो नीचे आ जाओ आप, नीचे हमारे जो श्रीलंका लगता है, श्रीलंका का एक पोर्ट है कोलंबो। तो कोलंबो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट है और वो भी इस रास्ते पे पड़ता है। उसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर भी आप देखते हो कितना छोटा सा देश है पर वो आज कितने बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है। तो उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि वो जो व्यापार करता है उसे व्यापार को अपने फैलाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता मिला हुआ है, सबसे बड़े वाटरवे से वो जुड़ा हुआ है। तो सिंगापुर भी यहाँ से ट्रेड करता है। उसके अलावा हांगकांग, चाइना में शंघाई, जापान में योकोहामा और नीचे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न नाम की जगह है जो कि मेन पोर्ट्स हैं इस रास्ते के। तो वेस्ट की साइड में लंदन, लिस्बन और नेपल्स, ईस्ट की साइड में अदन, कराची, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रंगून, कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, योकोहामा और मेलबोर्न। आपको याद रखना है कि ये मेन पोर्ट है आज के टाइम पे जो कि इकोनॉमी में, व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, यहीं से सामान सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि इधर की साइड से, यानी कि हमारी वाली साइड से, ईस्ट साइड से, पूरी जापान तक बात कर रहा हूँ मैं, पूरी ईस्ट साइड है ये, और उस तरफ यूरोप, अमेरिका वो वेस्ट साइड है। तो ईस्ट साइड से कौन सा सामान भेजा जाता है? देखो पहली चीज़ हम भेजते हैं पटसन। पटसन होता है जिससे कि जूट बनता है, तो पटसन हम यहाँ से भेजते हैं। दूसरी चीज़ रेशम भेजते हैं हम, चाइना का आपको पता होगा रेशम के लिए फेमस है। पटसन और रेशम ये दोनों चीज़ें भेजते हैं हम। उसके अलावा चाय, ऊन, मांस, टिन, गरम मसाले, पेट्रोल और चीनी, ये सारी चीज़ें हम भेजते हैं वेस्ट की साइड, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में। समझ गए? याद रखना क्या क्या चीज़ें। पटसन हमारे एरिया में भी होता है, वेस्ट बंगाल में। रेशम चाइना में बहुत होता है और हम भी बेचते हैं रेशम। उसके अलावा चाय भी हमारी ईस्ट साइड में होती है, ऊन भी, मांस भी, टीन भी, गरम मसाले, पेट्रोल और चीनी, ये सारी चीज़ें हम ईस्ट की साइड से भेजते हैं वेस्ट को, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ को। यानी कि यहाँ से सामान भरा जाएगा, फिर वो जाएगा स्वेज कैनल होता हुआ यूरोप में। अब देखो यूरोप से भी तो बहुत सारी चीज़ आती होंगी, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाया है और आपको वैसे भी पता है कि बहुत पुराने टाइम से रेडीमेड चीज़ों की जो मार्केट है वो यूरोप में है। तो मेनली कपड़े बनते हैं यूरोप में बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड भी इस चीज़ में बहुत फेमस था। रेडीमेड चीज़ें यूरोप से तैयार होकर इस तरफ आती हैं ईस्ट की साइड में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो रॉ मटेरियल हम ज़्यादा भेजते हैं और रेडीमेड चीज़ें यूरोप से या वेस्ट साइड से हमारे पास ज़्यादा आती हैं। वेस्ट डायरेक्शन से आने वाला सामान कौन कौन सा है देखो। सबसे पहली चीज़ है रेडीमेड क्लोथ्स, यानी जो बने बनाए कपड़े हैं जो आप पहनते हो, कोट पैंट वगैरह, आपको दुनिया भर की कंपनी पता होंगी। आप अपने एरिया में भी बहुत सारे शोरूम देखते होंगे, कैंटाबिल का शोरूम है, फ्रैंक लियोनी है, उसके अलावा ज़ारा है, गुची है, बैलेंसियागा है, कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि रेडीमेड क्लोथ्स भारत में बेचती हैं। तो जो तैयार कपड़े हैं, रेडीमेड क्लोथ्स हैं, वो आते हैं वेस्ट से ईस्ट के साइड। दूसरी चीज़, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप है, तो हैवी मशीन जो होती हैं, मशीन भी अधिकतर वहाँ से ही आती हैं ईस्ट की साइड। उसके अलावा मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी वहाँ से आती हैं, केमिकल्स भी वहाँ से आते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का जो सामान है वो भी वहाँ से आता है, जैसे कि जहाज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें भी। तो वेस्ट की साइड से मशीन, मेडिसिन्स, केमिकल्स, कपड़े और ट्रांसपोर्टेशन का सामान, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ से कच्चा माल ज़्यादा जाता है, पटसन, रेशम, चाय, ऊन, मांस, टिन, गरम मसाले, पेट्रोल, चीनी, ये सारी चीज़ें। और वेस्ट की साइड से कपड़े, मशीनें, दवाइयाँ, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन का सामान, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये था हमारा स्यूज़ कैनल। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हमने? सबसे पहली बात, ये मिस्र देश में है। दूसरी बात, इसने 8000 किलोमीटर की दूरी को कम किया है। ये लाइफ लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थी, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज़ों ने बहुत मुनाफा कमाया, यहाँ से वो अपना ट्रेड करते थे, इंडिया से सामान वहाँ बेचते थे, वहाँ से तैयार करके वापस इंडिया बेचते थे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के आसपास चाइना, श्रीलंका, जितने भी ये देश हैं हमारे एशिया के, इन सब पे उन्होंने रूल किया है यूरोपियंस ने, तो वो ऐसे ही अपना व्यापार करते थे।
तो ये जो रास्ता है इस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके अलावा 4 महाद्वीप में आप इस रास्ते से जा सकते हो। ऊपर की तरफ यूरोप निकल जाओगे, ईस्ट की साइड एशिया निकल जाओगे, नीचे की साइड अफ्रीका और इधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया निकल जाओगे। ठीक है, इसमें मेन पोर्ट कौन से हैं? वेस्ट की साइड इसमें लंदन, लिस्बन, नेपल्स यानी तीनों यूरोप में हैं। उसके बाद ईस्ट की साइड में अगर आप आओगे, अदन, कराची, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रंगून, सिंगापुर, कोलंबो, हांगकांग, शंघाई, योकोहामा, मेलबर्न, ये सारे पोर्ट आते हैं। अब सामान आपको याद रखना है, ईस्ट से हम मेनली रॉ मटेरियल भेजते हैं, पटसन, रेशम, चाय, ऊन, मांस, टिन, गरम मसाले, पेट्रोल, चीनी, ये सारी चीज़ें। और वेस्ट से हम क्या लेकर आते हैं? वेस्ट से हमें मिलते हैं कपड़े, कपड़ों के अलावा मशीनें, मशीनों के अलावा दवाइयाँ और केमिकल्स और ट्रांसपोर्टेशन का सामान। तो ये सारी चीज़ें हम उधर से मंगाते हैं। अब देखो, आपको इसकी लंबाई और गहराई अच्छे से याद होनी चाहिए। सुएज़ कैनाल जो है वो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है। ठीक है, याद रखना, 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है। इसको बनाने में मिस्र कंट्री का मेन रोल है और यूरोप की कंट्रीज़ ने भी इसमें पैसा लगाया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचुरल रास्ता नहीं था, इसे खोद खाद के बड़े मुश्किल से पैसा वैसा लगा के इसे बनाया था। ये ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं है। ठीक है, इसमें एक बार में एक ही जहाज़ निकलता है, तो इसे पार करने में लगभग 12 से 16 घंटे लगते हैं। ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही जहाज़ निकल पाता है। और जो वर्ल्ड के 30% शिपिंग कंटेनर है, यानी कि जो शिपिंग करने वाले जहाज़ हैं, वो इसी नहर से होकर गुजरते हैं। पूरी दुनिया का 12% सामान यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और इंडिया और यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहर। अब आपको इसकी डेट भी याद रखनी है कि ये कब खुली थी। 17 नवंबर 1869 में, 17 नवंबर 1869 में ये ओपन हुई थी और इसे बनाने में लगभग $100 मिलियन का खर्चा आया था। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए सुएज़ नहर के बारे में। आपसे स्पेशली 6 नंबर में पूछ सकते हैं कि सुएज़ कैनल के बारे में बताओ, या आपसे पूछ सकते हैं मैन मेड रूट्स के बारे में बताओ। तो आपको उसमें सबसे पहले किसको लिखना है? सुएज़ नहर को या सुएज़ कैनल को। जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये, वो है सुएज़ संकट यानी कि सुएज़ क्राइसिस। अब सुएज़ नहर में संकट कैसे आया, यानी दिक्कत हुई होगी, कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मिस्र देश में है और इसमें यूरोपियंस ने भी बहुत पैसा लगा रखा है क्योंकि उनका व्यापार अटकता था इससे। ठीक है, उन्हें व्यापार में फ़ायदा होता था इससे। तो जो ये $100 मिलियन लगे हैं, इसमें बहुत सारे पैसे ब्रिटेन ने दे रखे हैं, फ्रांस ने दे रखे हैं, इजराइल ने भी दे रखे हैं। तो इन कंट्रीज़ का बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें, बहुत सारे शेयर हैं इसमें पूरी नहर को बनाने में, तो बहुत शेयर है उनका। तो अब क्या हुआ, 26 जुलाई 1956, ये डेट आप याद रखना, 26 जुलाई 1956 में मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है नेशनलाइज कर देना, यानी उस पर अपना अधिकार जमा लेना। मिस्र ने इस पर अपने लीगल राइट्स बताए क्योंकि ये मिस्र देश से होकर बहती है। तो इस नहर पे मतलब अधिकार करा अपना किसने? मिस्र ने। अब जब इस पे मिस्र कंट्रोल करेगा तो बाकी जो भी जाएंगे उन्हें टैक्स देना पड़ेगा और जिस हिसाब से मिस्र मांगेगा उतना देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स तो वो पहले भी देते थे पर अपनी मर्जी से, क्योंकि नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था इस चीज़ का। पर जैसे ही इस नहर का नेशनलाइजेशन किया गया तो उससे क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ये तीनों नाराज़ हो गए बहुत, किससे? मिस्र से। और अब वो क्या करेंगे, हमला बोल देंगे ना, और इनकी लड़ाई होगी आपस में। तो मिस्र की लड़ाई हो गई किससे? ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल से। यही है सुएज़ संकट। अब इतनी बड़ी पावर है तीनों, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, इजराइल भी, उन तीनों ने मिलकर किस पे अटैक कर दिया? मिस्र पे अटैक कर दिया। अब क्या होगा थोड़े दिन में, अब मामला सुलझाना पड़ेगा। तो यूएनओ ने एंट्री मारी, ठीक है, और शांति सेना भेजी वहाँ पे, फिर ये मामला सुलझा लिया गया और एक ही साल के अंदर ये नहर फिर से चालू कर दी गई। तो 1956 के बाद ये नहर बंद हो गई थी, तो व्यापार में बड़ी दिक्कतें हुई थी और यूएनओ ने फिर मामला सुलझाया और 1957 से इसे फिर से चालू कर दिया गया। तो बिल्कुल सिंपली आपको बस इसमें एक डेट याद रखनी है मेन, 26 जुलाई 1956 को गमाल अब्दुल नासिर ने क्या किया? इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करते ही 3 देशों ने उस पर हमला कर दिया और लड़ाई छिड़ गई दोनों में। ठीक है, और फिर यूएनओ ने एंट्री मारी, यूएनओ ने इस मामले को सुलझाया और 1957 में इस नहर को फिर से चालू करा दिया। तो सुएज़ नहर में जो दिक्कत हुई थी वो सुलझ गई, दोनों ने थोड़ी बहुत शर्तें आपस में मानी और प्रॉपर तरीके से फिर से नहर चलने लगी।
अब देख लो बंद होते ही इस पे अटैक किया गया है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती होगी ये नहर पूरी दुनिया के लिए। तो यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनल, क्योंकि यहाँ से ही ट्रेड होता है सारा। आपको भी अच्छे से पढ़ना है कि स्वेज कैनल क्या है। जो मैंने आपको बताई हैं सारी बातें आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्वेज संकट क्या है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कई बार आपके एग्जाम्स में आया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम और रूट पढ़ेंगे जो कि आदमियों ने पूरी दुनिया में बनाए हैं। पहले वाला हमने कहाँ पे पढ़ा है, एशिया और यूरोप के बीच में है स्वेज कैनल, ठीक है। अगली वीडियोस में हम बाकी एरिया में पढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे ऐसे और रास्ते बनाए गए हैं, कौन कौन सी नहरें या कौन कौन से रास्ते निकाले हैं लोगों ने। तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।